स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, वर्ष था 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा, राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी के संबंध में कहा था कि यह रिफाइनरी सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि नए भारत की पहचान बनेगी। लेकिन 21 अप्रैल 2026 सुबह के 9 बजे राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक अलग ही तरह की सुबह होती है। 13 साल की मेहनत, 43,129 करोड़ रुपए का निवेश और करोड़ों भारतीयों का सपना, सब कुछ उस एक दिन का इंतजार कर रहा था, पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन का। और यह उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। परंतु उद्घाटन के महज कुछ घंटे पहले ही एक धमाका होता है, फिर दूसरा धमाका होता है और उसके बाद लग जाती है आग। पहली नजर में इसको तकनीकी खराबी माना जाता है। HPCL ने भी यही विज्ञप्ति दी। लेकिन उसी रात नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में एक बैठक होती है जहां पर जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि जो रिपोर्ट आई वह बहुत चौंकाने वाली थी। ठीक उसी टाइम फ्रेम में दुनिया के 4 और महाद्वीपों, 4 बड़े देशों की प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना में आग लगी। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 5 की बात की जा रही है और एक ही समय में, एक ही टाइम फ्रेम में। अब सवाल यह रह ही नहीं गया कि हुआ क्या, सवाल यह था कि किसने किया और क्यों किया। इतिहास में जब भी कभी कुछ संयोग जैसा लगता है तो हमें सबसे पहले डेटा चेक करना चाहिए। डेटा के हिसाब से देखिए, टेक्सास USA वलेरो एनर्जी का पोर्ट ऑर्थर रिफाइनरी है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, 19 अप्रैल को अचानक बंद हो जाता है। कारण था अज्ञात टेक्निकल फेल्योर्स। जिलोंग ऑस्ट्रेलिया की बात है, वीवा एनर्जी की रिफाइनरी में विस्फोट होता है और यह रिफाइनरी ऑस्ट्रेलिया की 40% तेल आपूर्ति का हिस्सा पूरा करती है। सेलिना क्रूज मैक्सिको की बात करें तो पेमेक्स के तेल कुओं में आग लगती है और यह एक हफ्ते में तीसरी बार आग लगने की घटना थी। म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार में थिल्वा बंदरगाह पर 10 टैंकर अचानक एक साथ बेकार हो जाते हैं। बंदरगाह को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ता है। और राजस्थान की पचपदरा में जो हुआ वो मैंने आपको बताया ही। पांचों घटनाओं में सिर्फ एक चीज थी जो कॉमन थी और वह थी सब कुछ इक्विपमेंट फेल्योर बताकर बंद कर दिया गया। कोई FIR नहीं हो रही है, कोई अंतरराष्ट्रीय जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के विश्लेषक इसको साइमल्टेनियस इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन कह रहे हैं। CIA की एक लीक रिपोर्ट जो कि राइटर्स के पास है वो ये कहती है कि यह कोऑर्डिनेटेड नॉन काइनेटिक अटैक था। नॉन काइनेटिक का मतलब बिना मिसाइल, बिना बम, बिना फौज के किया गया हमला, प्रिसाइज हमला। इसका असर क्या हुआ, इसके असर को देखिए तो आपको इसके महत्व का अंदाजा होगा। 5 रिफाइनरियां जब एक साथ बंद होती हैं तो क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई में 3.2 मिलियन बैरल्स की प्रतिदिन की कमी आ जाती है। ठीक इसी सप्ताह में, इसी घटना वाले सप्ताह में ही ब्रेंट ऑयल जो है वो $7.40 उछल गया प्रति बैरल। अब आप इसको अगर मैथ के हिसाब से देखिए तो दुनिया में हर दिन 100 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग एक दिन में ही लगभग $740 मिलियन का अतिरिक्त भार पड़ा दुनिया पर। और ध्यान दीजिए, जेब किसकी खाली हुई और किसकी जेब भरी, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2026 को जब ईरान पर हमले शुरू हुए थे, इजराइल और ईरान ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था, तब से दुनिया में वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे, मैं आपको एक पुरानी घटना बताता हूं, वर्ष 2010 की घटना है। स्टक्सनेट वायरस था, इसने ईरान के नंताज न्यूक्लियर प्लांट की सेंट्रीफ्यूग्स को बिना किसी भौतिक हमले के तबाह कर दिया था और वह भी था एक नॉन काइनेटिक अटैक। और अब वही तकनीकी इस्तेमाल हो रही है इन सब जगहों पर। साइबर सिक्योरिटी फर्म जो है ड्रैगोस, उसकी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 40% रिफाइनरी कंट्रोल सिस्टम्स एक ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं इन सिस्टम्स में जहां पर जिन्हें रिमोटली एक्सप्लॉइट करना संभव है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जिन्हें SCADA कहा जाता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी इनसाइडर ने इन्फेक्टेड USB लगा दी तो कहीं पचपदरा के रिफाइनरी में कुछ ऐसा तो नहीं घटा था। HPCL ने इसके लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया है, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए कहा है हीट एक्सचेंजर जिम्मेदार थे। लेकिन जो रिफाइनरी इंजीनियर्स के इंटरव्यू लिए गए हैं उन्होंने कहा है कि हीट एक्सचेंजर अचानक फटता नहीं है। सबसे पहले प्रेशर सेंसर्स काम करते हैं, फिर टेम्परेचर अलार्म्स होते हैं और कम से कम 4 वार्निंग सिस्टम्स उसके ऊपर लगे होते हैं। और अगर सब एक साथ फेल भी हो जाए तो या तो सिस्टम को समझ लेना चाहिए कि सबोटेज किया गया है या फिर किसी ने जानबूझकर पूरे के पूरे वार्निंग सिस्टम को ओवरराइड किया है।
अब जरा भारत की असली कमजोरी को भी समझिए, क्योंकि यह एक बड़ी घटना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अपनी ऊर्जा जरूरत का लगभग 85% हमको आयात करना पड़ता है, और उस तेल को रिफाइन करने की हमारी क्षमता, जिसको डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी कहा जाता है, अभी भी मांग से पीछे है। यद्यपि दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यह है हमारी डिमांड। राजस्थान के बारमेर फील्ड से क्रूड उठाओ और वहीं रिफाइन करो और सीधे बाजार भेजो। आप कल्पना करिए, सप्लाई चेन शॉर्ट हो जाती, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी घट जाती, और अगर यह रिफाइनरी 6 महीने भी बंद रहती है तो कुछ रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि इसका मतलब यह है कि भारत को उतना रिफाइंड प्रोडक्ट बाहर से और महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा जो हमारे यहां खुद से हो जाता। देखिए, क्रूड सस्ता है, रिफाइंड प्रोडक्ट महंगा होता है। यह फर्क प्रति बैरल 15 से 20 डॉलर का आता है, और यहीं से एक और एंगल ओपन होता है। अगर भारत की रिफाइनिंग कमजोर हो जाए तो रुपया दबाव में आएगा। जब रुपया गिरेगा तो इंपोर्ट और महंगे होंगे, और जब इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई रेट्स बढ़ाएगा, और जब रेट्स बढ़ेंगे तो हमारी ग्रोथ रेट भी धीमी होगी। तो ये केवल और केवल रिफाइनरी पर हमला नहीं है। आप इसके डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे तो बहुत बड़ा सिस्टमेटिक अटैक है। एक रिफाइनरी की आग पूरी इकोनॉमी में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर रही है, और यह सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है, और अगर यह साजिश है तो एक सर्जिकल इकोनॉमिक स्ट्राइक है। और एक बात और, घटना के 4 दिन पहले ट्विटर पर, एक्स पर एक हैंडल से, अरविंद राष्ट्रा नाम के अकाउंट से लिखा जाता है, बाड़मेर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेट्स सी। अब वो अकाउंट बंद है। आईबी और रॉ उस आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है, जांच जारी है। जो भी परिणाम आएंगे हम लोग निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इन ऑल मैं कहूं तो 21वीं शताब्दी में युद्ध बदल गए हैं। कोल्ड वॉर में जासूस हुआ करते थे, गल्फ वॉर में मिसाइल चल रहे हैं, अब हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। नेटो हाइब्रिड वॉरफेयर को डिफाइन करता है कि जब किसी राष्ट्र की स्टेबिलिटी को बिना सैन्य संघर्ष के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिसमें साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सबोटेज किया जाए, तो उसको कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर। रशिया ने 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड को इसी तरीके से गिराया था, बिना एक भी सैनिक भेजे। 2.3 मिलियन लोग यूक्रेन में अंधेरे में चले गए इसके कारण। चाइना ने 2020 में इंडिया चाइना तनाव के दौरान मुंबई के पावर ग्रिड को रिमोटली डिसरप्ट किया था। एक बात बाद में एनवाईटी की एक रिपोर्ट में यह बात पब्लिश की गई है। और अब अगर पंचपदरा में यही हुआ है तो हमारे सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या किसी इनसाइडर ने जानबूझकर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डिसेबल किया था? दूसरा, रिफाइनरी में देखिए 4 मैंने आपको बताया सेफ्टी लेयर की सेफ्टी होती है। प्रेशर रिलीफ वॉल्स होते हैं, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स होते हैं, फायर एंड गैस डिटेक्शंस होते हैं, और कंट्रोल रूम ओवरराइड होता है। तो इन चारों का एक साथ फेल होना स्टैटिस्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरा, क्या यह साइबर अटैक था? ड्रैगोस और क्लैरिटी दोनों लीडिंग ओटी जो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं कह रही हैं कि साउथ एशियन रिफाइनरीज पर 2025 के बाद से एक तरीके की इस प्रकार की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, मतलब कोई सिस्टम को स्कैन तो कर रहा है। तीसरा, अगर यह हाइब्रिड वॉरफेयर है तो कौन जिम्मेदार होगा? 3 सस्पेक्ट हैं इसके मामले में, और तीनों के पास मकसद भी है और कैपेबिलिटी भी है। पहला, ईरान जो भारत की इजराइल फ्रेंडली विदेश नीति से नाराज है। दूसरा, चाइना जो भारत की आर्थिक ग्रोथ को, आर्थिक तौर पर राइज जो हो रही है उसको अपने लिए खतरा मानता है। और तीसरी संभावना जो और भी कंफर्टेबल करती है, कोई नॉन स्टेट एक्टर जो किसी बड़े पावर के प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर रहा हो। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। तो भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बजाय नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट के तौर पर इसको हैंडल करना होगा। एनआईए, रॉ और एनआईटीआरओ का एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाकर इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरी बात, भारत के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी ओटी साइबर सिक्योरिटी का बेसिक प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। सर्ट इनको रिफाइनरी कंट्रोल सिस्टम्स के लिए मैंडेटरी सिक्योरिटी ऑडिट करना चाहिए। तीसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन। अगर भारत को की एक रिफाइनरी जिली है तो पूरी इकोनॉमी हिलती है। इसका मतलब है कि हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे हुए हैं। जामनगर, पानीपत, कोची, इन सब की सिक्योरिटी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता। हाइब्रिड वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी जो अज्ञानता होती है, अनजान होना जो आपका होता है। जब नागरिक यह नहीं समझते कि उनके देश पर हमला हो रहा है तो सरकार पर कोई प्रेशर नहीं होता कि वह जवाब दे।
आज पचपदरा जल रहा है तो कल अगर हम नहीं जागे तो जामनगर, मुंबई हाई और विजाग में भी ऐसा हो सकता है। एक देश की इकोनॉमी, उसकी एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी जितनी मजबूत होती है उतनी ज्यादा इकोनॉमी मजबूत होती है। उसकी एनर्जी सिक्योरिटी अगर कमजोर है तो इकोनॉमी कमजोर ही होगी। क्या आप तैयार हैं? आप अगर अवेयर्ड हैं तो समझिए निश्चित तौर पर कि आप देश के लिए भी देश सेवा कर रहे हैं। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार पूरे एक चेन में हो रही घटनाएं क्या केवल हादसा है या फिर कुछ और है? निश्चित तौर पर कमेंट करके अपने विचार शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेट रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक खास ऑफर है। हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे जो कल था उसके संबंध में 50% फीस में ऑफ दिया जा रहा है और यह ऑफ आपको 24 अप्रैल तक मिलेगा। यानी कि आप हमारे यहाँ से हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल बैच कोई भी बैच लेते हैं तो आपको कम से कम 50% फीस में ऑफ जरूर मिलेगा। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर करिएगा। उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लेकिन 24 से पहले, क्योंकि 24 तक ही यह ऑफर अवेलेबल है। कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड लगाइएगा क्योंकि यही कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।